अरे सर, आपका माइक ऑन है क्या? ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत। विशेष स्वागत दिव्य प्रकाश जी का। आज जो आप विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में मधुमेह के रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है इसकी मार्गदर्शन की। और मधुमेह का रोग जो है वो हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। तो हमें कैसे अपनी जीवन शैली को चेंज करना होगा और कैसे हम योग के माध्यम से अपने मधुमेह में संतुलन कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से आज जानकारी लेंगे इस विषय में। और अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय करें। ओम सभी को। जी, धन्यवाद। आदरणीय दिव्य प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी वो हमारे इस समूह में आ चुके हैं और हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। उनका जीवन भी एक तरीके से हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। और वो इस नाते से है कि वो 18 वर्षों तक उन्होंने लगभग एमएनसीज में काम किया, जिसमें सिटी बैंक, पोलरिस, एचसीएल और फाइनली एरिक्सन कंपनी थी। तो उनमें काम करने के पश्चात उनको ऐसा लगा कि मेरे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब मैं पतंजलि जो योग सूत्र के जो प्रमुख आयाम है उनके ऊपर मेरी मास्टरी होगी। तो चाहे वैदिक साइंस है, ऑर्गेनिक फार्म है, मेडिटेशन है, न्याय दर्शन है, साइंस ऑफ गर्भाधान संस्कार है, नेचुरल लाइफ स्टाइल एंड और आयुर्वेद है। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं वो आप। तो वो सर्टिफाइड योगा मास्टर है। तो उन सब को करते हुए आपने स्वयं का अपना पूरा जीवन जो है योग और योग के प्रति समर्पित कर दिया। हम लोगों के जब हम चर्चा हुई कि क्या विषय लेना चाहिए, तो जैसे इसमें है कि जो कोई भी बीमारी है वो अपने आप में केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो जीवन शैली पर निर्भर है। तो उस जीवन शैली में हमको क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, ये विषय आज डायबिटीज को जोड़ते हुए है कि डायबिटीज मूलतः जो है एक जीवन शैली संबंधी बीमारी है, ना कि कोई अपने आप में कोई बीमारी है। तो क्या एक समग्र रूप से इसको देखने का, समझने का और अपने जीवन को बदलने का क्या दृष्टिकोण हो सकता है? आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी सुनते हुए प्रयास करेंगे कि उसको नोट करते रहें या प्राणायाम हम लोग करते रहें, अपने समय का उपयोग करें। मैं आदरणीय दिव्य प्रकाश जी को एक बार फिर से अपने समूह में आमंत्रित करता हूँ। श्री दिव्य प्रकाश जी। सभी को नमस्ते। सभी को जय श्री राम। आइए विषय को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये एक जीवन शैली संबंधी समस्या है, ये एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। तो यहाँ पर लॉजिकली, क्योंकि मैं न्याय दर्शन की भी कक्षाएं लेता हूँ और न्याय दर्शन की कक्षाएं लेते हुए मुझे इतना समझ में आया है और ये समझाने का भी प्रयास करता हूँ, अपने जीवन को हमें तर्कपूर्ण जीना है। तो यहाँ पर तर्क ये कहता है कि अगर कोई समस्या हमारे जीवन में बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण आई है, तो वो समस्या कभी भी दवाइयों से तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसका कारण ही बिगड़ी हुई जीवन शैली है। तो अगर आपकी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, आप कितनी ही दवाइयाँ खाते रहें, आपको थोड़ा बहुत आराम जरूर मिलेगा, परंतु लेटर ऑन कुछ समय बाद हमारा शरीर और अधिक बीमार हो जाएगा, क्योंकि उन दवाइयों को, अनावश्यक दवाइयों को हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता है। तो इसलिए आइए मधुमेह को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उससे पहले मधुमेह को समझना है तो सबसे पहले मीठे को समझना पड़ेगा। क्या वास्तव में मीठा हमारे शरीर के का शत्रु है, या मीठा हमें बहुत कम खाना चाहिए, या कितना खाना चाहिए? तो ये भी हमारी क्योंकि मैं वास्तव में केवल योग का नहीं, अपनी सनातन संस्कृति का प्रचारक हूँ। और हमारी संस्कृति में जो आयुर्वेद है वो हमें ये बताता है कि मीठा खाना किसी भी मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संसार में जितने प्राणी हैं
उन सब का एक विशिष्ट भोजन है। पर मनुष्य का भोजन क्या है, ये हमें किसने बताया? आयुर्वेद में। हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाके हमें बताया कि हमें क्या खाना है, तब जाकर आयुर्वेद के सूत्र लिखे गए। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के सूत्र लिखे, तो इन्हीं सूत्रों में कहा जाता है कि मनुष्य के लिए मीठा ठीक ऐसे है जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई फ्यूल। अगर फ्यूल नहीं है गाड़ी में, किसी फैक्ट्री में फ्यूल नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो फैक्ट्री चलेगी नहीं। तो मीठा हमारे शरीर के लिए ऊर्जा है, ऊर्जा का केंद्र है। ये मीठा, जब भी हम मीठा खाते हैं तो मीठा हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है। वहां जाकर ये डिजोल्व होता है सेल्स में जाकर, वहां इस मीठे से ऊर्जा बनती है और तब हमारे शरीर में ताकत आती है। अगर हम अपने शास्त्रों को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी पूजा पाठ को देखें, विचार करें, तो हमारे ऋषियों ने मीठा खिलाने के बहाने हमें दिए। हमारे ऋषियों ने हमें बताया, हमें निर्देशित किया कि जब भी घर में खुशी का वातावरण हो, मीठा खाओ। विवाह हो, जन्मदिन हो, मीठा खाओ। हम सनातन संस्कृति में चरणामृत बनाते हैं, वो भी मीठा होता है। आर्य समाज से जुड़े हुए लोग जब भी यज्ञ करते हैं तो मीठे की ही आहुति डालते हैं, नमकीन आहुति नहीं डालते हैं, मीठा ही आहुति में डालते हैं। और उस आहुति को डालते समय ये भी कहा गया है कि यह प्रायश्चित की आहुति है, अर्थात यह इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर भूल से कोई पाप किए हैं तो ये हमारा प्रायश्चित है। अर्थात यज्ञ में भी मीठा डालने का विधान है। बिना मीठे के कोई शुभ कार्य सनातन संस्कृति में हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मीठा हमारा शत्रु बन गया और डॉक्टर्स को आगे बढ़कर ये कहना पड़ा कि मीठा नहीं खाना? सनातन संस्कृति में भोजन करने के नियम हैं, उन नियमों को भी एक बार समझ लेते हैं। तो हमारे भोजन करने के नियमों में आयुर्वेद कहता है कि षड रसों से युक्त भोजन होना चाहिए। कंप्लीट भोजन की डेफिनेशन ही आयुर्वेद में ये दी हुई है। कंप्लीट भोजन की डेफिनेशन अंग्रेजी डॉक्टर अलग बताते हैं, उनकी अनेकों परिभाषाएं हैं और हर एक डॉक्टर अपनी अपनी परिभाषाओं को ही सही बताएगा, दूसरे की गलत बताएगा। परंतु आयुर्वेद में जो ऋषियों ने कहा हमें वही मानना है। तो ऋषियों ने कहा सुबह का जो भोजन है, जो हमारी फर्स्ट डाइट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। और कंप्लीट भोजन में खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, नमकीन भी, कसैला भी, हर तरह का टेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर आयुर्वेद ये कहता है कि मनुष्य को अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो हमेशा मीठा भोजन सबसे पहले करना चाहिए, यानी कि मीठा करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। और अब विचार कीजिए, हम पिछले 20 30 50 सालों से किस संस्कृति का पालन करते चले आ रहे हैं? हम बाहर खाना खाने जाते हैं, शादी में, विवाह में, होटल में खाना खाने जाते हैं, तो मीठा हम कब खाते हैं? लास्ट में खाते हैं, एज ए डेजर्ट। विचार कीजिए, जो ऋषियों ने कहा अगर उसके अनुरूप नहीं चलेंगे तो महाविनाश होना निश्चित ही है। इसलिए मीठा हमारा शत्रु नहीं है और मीठा भोजन का हिस्सा होना चाहिए। फर्स्ट डाइट हमारी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, षड रसों से युक्त होनी चाहिए और भोजन का आरंभ ही हमें मीठे से करना है। अभी जो बिंदु मैंने बताए ये जीवन शैली के संबंध में, इन्हें समझ लीजिए, याद रखिए। अब अगले बिंदुओं पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मीठा हमारा शत्रु नहीं है तो प्रचार क्यों किया जा रहा है कि मीठा नहीं खाना? इसके सिद्धांत को समझ लेते हैं। अंग्रेजी डॉक्टर्स तो यहां तक कहते हैं कि मीठे फल भी नहीं खाने हैं। विचार कीजिए, वो कहते हैं मीठा कुछ भी नहीं खाना, मीठे फल भी नहीं खाने। विचार कीजिए, इतना हमें मीठे से डराया जाता है, परंतु आयुर्वेद कहता है शुरुआत ही मीठे से करनी है। तो वास्तव में वो मीठा क्या है जो हमें आयुर्वेद में बताया है, और वो मीठा कौन सा है जो हमें अंग्रेजी डॉक्टर्स जो बोलकर डरा रहे हैं, इसे समझ लेना है। तो आयुर्वेद कहता है कि मीठा सबसे शुरू में खाना चाहिए और उसका एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आयुर्वेद कहता है भोजन की शुरुआत उस चीज से करनी चाहिए जो सबसे लंबा समय लेती है डाइजेशन में।
तो लॉजिक क्या निकल कर आया कि मीठा सबसे भारी भोजन होता है, गुरुत्व को धारण किए हुए होता है, यानी कि इसे पचने में सबसे लंबा समय लगता है। इसलिए मीठा कब खाना है? सबसे शुरू में खाना है, ताकि इसका पाचन सबसे शुरू में ही आरंभ हो जाए। इसमें भी आयुर्वेद ये कहता है कि मीठा है तो भारी, परंतु मीठा अपने आप को ही पचा लेता है अगर इस मीठे के भीतर एक लालिमा होती है, एक फाइबर होता है जिसे कहते हैं मोलासेस, जिसे कहते हैं शीरा हिंदी में। अगर इस मीठे में ये मोलासेस मिला हुआ है तो ये मोलासेस ही कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह मोलासेस ही इस मीठे को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। हमारे पाचन को, हमारे पेट को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। परंतु जो हम चीनी खाते हैं, आयुर्वेद में निषिद्ध है। चीनी, इसी लाल मीठे को, मोलेसेस वाले मीठे को चीनी बनाने में जितने केमिकल्स लगते हैं सभी ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। तो यहां पर एक अगला तर्क निकल कर आ रहा है कि मीठा खाना तो है, पर कौन सा? हमेशा लालिमा वाला मीठा ही खाना है, जैसे गुड़ होता है, जैसे शक्कर होती है, जैसे लाल खांड होती है, जैसे लाल बूरा होता है, और इन्हीं से बनती है लाल मिश्री। अगर ये मीठा खाते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, जीवन में किसी भी बालक को, किसी भी युवक को, अगर वो बचपन से ऐसा कर रहा है तो उसके शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी और कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। तो मीठा बंद नहीं करना है, मीठा सिर्फ बदल लेना है। अब हम, अब डायबिटीज का, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती ये आयुर्वेद कहता है, फिर डायबिटीज होती किससे है ये हमें समझना है। तो डायबिटीज हमेशा हर एक उस भोजन से होती है जिस भोजन को हम सही से डाइजेस्ट ना कर पाए, जैसे सफेद मीठा। सफेद मीठे को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो मोलेसेस चाहिए, जो फाइबर चाहिए, वो उसमें होता ही नहीं। तो कोई भी ऐसा भोजन जिसमें फाइबर नहीं है, जिसे डाइजेस्ट होने में लंबा समय लगता है, वही भोजन हमारे शरीर में डायबिटीज को बढ़ा रहा है। और कारण क्या होता है? आपने कोई भी ऐसा भोजन किया जो पचने में सहायक नहीं है, सरल नहीं है, जटिल है, तो वह भोजन शरीर में जाएगा, शरीर उसे पचाने का प्रयास करेगा पर पूरी तरह पचा नहीं पाएगा। तो हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है कि शरीर ऐसे किसी भी भोजन को जिसे वो पचा नहीं पा रहा है, उसे बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। परंतु ये तभी हो पाता है जब आप वंस इन ए वाइल, कभी कभी ऐसा करो। अगर आप रोज रोज ऐसा भोजन कर रहे हो जिसे पचाना ही आपके शरीर के लिए महाभारत है, तो हमारा शरीर इस बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल नहीं पाता पूरी तरह, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमा होने लगता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमा होकर हमारे रक्त का हिस्सा बन जाता है, ब्लड का हिस्सा बन जाता है, और इसी से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, रक्त में गाढ़ापन आता है। और रक्त अगर गाढ़ा हुआ तो हमारे हार्ट को अत्यधिक ताकत लगानी पड़ती है इस ब्लड को पंप करने के लिए। तो यानी कि अगर आपने ऐसा भोजन किया जो सुपाच्य नहीं है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं होंगी, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, रक्त गाढ़ा होगा। और शरीर का एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझ लीजिए। जब भी हम मीठा खाएंगे या जब भी कोई भोजन करेंगे और वह भोजन अंततः जब मीठे में कन्वर्ट होगा, तो ये मीठा रक्त के साथ हमारे शरीर में बहेगा, और यह बहता हुआ जब हमारे पैनक्रियाज में जाएगा, तो पैनक्रियाज एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, परमात्मा ने बनाया है। पैनक्रियाज हमारे रक्त में उपस्थित जो शर्करा है, जो शुगर है, उसके लेवल को डिटेक्ट कर लेता है। और अगर पैनक्रियास को ये लगा कि ब्लड में शुगर का लेवल थोड़ा भी ज्यादा है, तो वो पैनक्रियास से इंसुलिन निकालता है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में पड़े हुए उस शर्करा को पकड़कर हमारे सेल्स तक ले जाने का प्रयास करता है और सेल्स में जाकर डिपॉजिट कर देता है। तो याद रखना, ये मीठा हमारे सेल्स को देकर जाकर, हमारी कोशिकाओं में जाकर जो ऊर्जा देता है, उसके लिए जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन ही ले जाएगा
तभी सेल्स इस मीठे को स्वीकार करते हैं। तो यहां से एक लॉजिक निकलता है, अगर किसी तरह ये इंसुलिन इस मीठे को पकड़कर हमारे सेल्स तक नहीं ले जा पा रहा है तो क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और क्या कारण है, अब वो कारण समझने, क्या कारण है कि ये इंसुलिन हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड से शुगर को लेकर हमारे सेल्स तक नहीं जा पाता अगर ब्लड गाढ़ा हो गया है। पहला कारण, अगर ब्लड गाढ़ा हो गया है तो इसके शुगर को ले जाने की जो स्पीड है वो बड़ी धीमी हो जाती है। यानी कि हमने कुछ भी खाया और उससे जो मीठा बना वो हमारे ब्लड में लंबे समय तक रहेगा, और अगर ये ब्लड में लंबे समय तक रहेगा तो हम धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे। तो पहला कारण कि ब्लड का गाढ़ा हो जाना, और किस कारण, सुपाच्य भोजन ना करने के कारण। दूसरा कारण, अगर हमारा शरीर इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, अगर बना रहा है तो आधा बना रहा है, कम बना रहा है, तो ये दूसरा कारण है। तो याद रखना, जो मैंने पहला कारण बताया था कि कोलेस्ट्रोल, अधिक कोलेस्ट्रोल अगर हमारे ब्लड में है तो इसके कारण जो जो डायबिटीज है ये है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल बदलने से ही ठीक हो जाएगी। और आज मैं अनेकों बिंदु बताऊंगा, उन बिंदुओं का पालन कीजिए। किसी की भी डायबिटीज चाहे वो 300 है, 400 है, गारंटी देता हूं 15 दिन में, नहीं तो अधिक से अधिक 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परंतु एक दूसरे तरह की डायबिटीज है जो इंसुलिन के ना बनने के कारण हो रही है। ये है बीमारी, ये डिसऑर्डर नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होने वाली। इसके लिए कुछ विशिष्ट औषधियां हैं, इसके लिए कुछ विशिष्ट योगासन हैं, इसके लिए कुछ विशिष्ट व्यायाम हैं, इसके लिए कुछ विशिष्ट प्राणायाम हैं। इसे हमें ठीक करना पड़ेगा तभी ये ठीक होती है। ये भी साध्य है, इसे भी ठीक किया जा सकता है। घबराने की इससे भी आवश्यकता नहीं है, इसका भी उपचार है आयुर्वेद में। परंतु जो पहले तरीके मैंने बताई हैं ये तो पूरी तरह से हमारी जीवन शैली पे डिपेंडेंट है। तो आइए समझ लेते हैं किस कारण, क्या करें कि डिसऑर्डर वाली जो डायबिटीज है इसे ठीक किया जा सके। तो सबसे पहली चीज, आप कभी भी सफेद रंग का मीठा नहीं खाना, कभी भी जीवन में शुगर फ्री टैबलेट नहीं खानी, शुगर फ्री कोई भी वस्तु नहीं खानी, क्योंकि शुगर फ्री वस्तुएं प्रकृति नहीं बनाती, इसे मनुष्य बनाता है, और ये हमारे शरीर में जाके लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं और ये पच भी नहीं पाते हैं। जितनी भी शुगर फ्री चीजें हैं, जितनी भी सफेद मीठे से बनी हुई चीजें हैं, आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और जो डाइजेस्ट नहीं होगी वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। अब जो मैं बिंदु बताने जा रहा हूं लाइफ स्टाइल का, यूं समझ लीजिए ये संसार की सभी बीमारियों का कारण है और स्वस्थ होने का आधार है। अगर जो बिंदु मैं बता रहा हूं इसका पालन आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप चाहे कितना ही योग कर लीजिए, कितना ही प्राणायाम, कितना ही व्यायाम, कितनी ही दवाइयां, कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। और हम इस बिंदु को भूलते चले जा रहे हैं, और ये बिंदु है भोजन करने का समय। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है, परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को सूर्य की घड़ी से जोड़ दिया है, इस शरीर की घड़ी को सूर्य की घड़ी से जोड़ दिया है। और इस आधार पर हमारे ऋषियों ने कहा, आप जब भी कोई भोजन करेंगे वो सूर्य की उपस्थिति में 8 घंटे लेता है पूरी तरह डाइजेस्ट होने में, और सूर्य की अनुपस्थिति में वही भोजन लेता है लगभग दुगना समय, 16 घंटे। तो इस आधार पर 16 और 8 यानी 24 हो गए। तो इस आधार पर भोजन करने का जो समय है वो ऋषियों ने निर्धारित किया संसार के हर मनुष्य के लिए। दूसरा, आयुर्वेद ये भी कहता है कि जब मनुष्य सुबह सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त तक उसके शरीर का वात बढ़ा हुआ होता है। और वात क्या करता है, बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ वायु क्या करता है, मल को बाहर निकालता है। तो सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं और उठकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीकर सोच आदि करते हैं तो आपके पेट की सफाई हो जाती है।
परंतु जैसे ही आपको मान लो उठने में देर हो जाती है, सूर्य निकल गया है, तो सूर्य उदय के साथ ही वायु शांत होने लगती है और हमारा पित्त बढ़ने लगता है। और पित्त क्यों बढ़ता है सुबह सुबह? सूर्य उदय के साथ ही पित्त बढ़ता है। और कब तक बढ़ता है? लगभग 3 घंटे ये प्रबल हो जाता है। किस लिए हो जाता है? ताकि हम सुबह को पहला भोजन सूर्य उदय के 3 घंटे भीतर ले सकें। यहीं से आयुर्वेद ये कहता है कि मनुष्य के जीवन में पहला भोजन लेने का जो समय है वो सूर्य उदय से 3 घंटे के भीतर है। यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक आप अगर भरपेट भोजन कर लेते हैं, षड रसों से युक्त भोजन कर लेते हैं, 56 भोग आप सुबह सुबह कर लेते हैं, सुबह का भोजन हल्का फुल्का नहीं करते, सुबह का भोजन भरपेट करते हैं, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। डायबिटीज कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। शुरुआत मीठे से करनी है और अंत कसैली वस्तुओं से करना है। वो कौन सी हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से अगर आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे, हद से हद 9 बजे तक अगर आप अपना जो सुबह का भोजन है इसको लेने की आदत बनाते हैं, तो चैलेंज है मेरी तरफ से, किसी भी व्यक्ति को जीवन में कभी डायबिटीज हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुबह भोजन लेने के बाद इसे पचाने में लगभग 8 घंटे का समय चाहिए और इतना ही हमें जरूरत है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, अगर दोपहर को भूख लगती है तो क्या करें? और ये भी आ रहा होगा कि सुबह सुबह इतना सारा भोजन बनेगा कैसे? क्योंकि सुबह को हल्का फुल्का लेने का विधान नहीं है। 56 भोग यानी दाल रोटी चावल सब्जी जो खाना है, फ्रूट सैलेड जो भी खाना है, वो सुबह को भरपेट खाना है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमेशा बीमार रहेंगे। इसलिए समय निकालिए सुबह भोजन करने का। दूसरा बिंदु, अगर दोपहर में भूख लगती है, अगर आप बहुत अधिक वर्कआउट करते हैं, किसान हैं, फौजी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर बहुत अधिक मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली दोपहर में भूख लगेगी, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती है सूर्य की उपस्थिति में। परंतु आयुर्वेद दोपहर के लिए एक निर्देश देता है कि दोपहर के समय में सिर्फ फलों का सेवन कर सकते हैं, या यूं कहूं अन्न नहीं खाना है। फल ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, पर दोपहर में अन्न का सेवन नहीं करना। क्योंकि अन्न है इसको पचने में 8 घंटे लगते हैं। तो पिछला अन्न पचा नहीं और अगला अन्न खा लिया तो यहां से अजीर्ण की समस्या होगी। और अजीर्ण यानी कि भोजन का ना पचना। अगर भोजन नहीं पचेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा और वो हमारे ब्लड में आएगा। तो दोपहर के समय फलों का सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके पाचन को अच्छा करता है, दोपहर को फलों का सेवन। और जो शाम का भोजन है उसके लिए आयुर्वेद कहता है सूर्यास्त से कम आधा पौन घंटा पहले शाम का भोजन हो जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास, मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड में हूँ, लगभग लगभग 8-9 साल हो गए हैं। मेरे पास जो भी ऐसे सदस्य आते हैं जिनकी डायबिटीज हाई है, बस यही नियम बताता हूं, अगले नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरा मानना है पहले एक नियम पर आप अच्छी तरह आ जाओ। अगर आप अच्छी तरह इस नियम का पालन करते हो तो मैं अगले नियम भी आपको बताऊंगा। और जो भी सदस्य इस एक नियम का पालन करते हैं, सुबह का भोजन 8 बजे, शाम का भोजन 5 बजे, और शाम के भोजन में खट्टी चीजें और मीठी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मीठा लंबा समय लेता है पचने में, तो वो सुबह ही खाना है। खट्टा भी लंबा समय लेता है पचने में, तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि शाम के समय खटाई नहीं खाते, दही नहीं पीते। तो शाम का भोजन बहुत सुपाच्य, बहुत सरल, और भूख से कम अगर आप शाम को लेते हैं तो यह आपके शरीर में कभी डायबिटीज नहीं होने देगा। और है तो महीने भर में ठीक हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। इस इस नियम को आप करके देख लीजिए। केवल और केवल भोजन का समय बदलते ही आपके जीवन में कायाकल्प होने लगता है। अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आयुर्वेद के अनुसार दूध पीने का एक ही समय बचता है, और वह है रात्रि को सोते समय, भोजन से 3 घंटे बाद। जो सदस्य भोजन करते ही 1 घंटे में दूध पी लेते हैं उन्हें अनेकों बीमारियां हमेशा रहती हैं।
क्योंकि हमारी आमाशय में भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे लेता है यहाँ पर रहने में। पेट से नीचे छोटी आंतों तक जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो लॉजिक क्या निकल कर आया कि शाम का भोजन अगर आप 5 बजे करते हो तो रात्रि को दूध लगभग 8 से 9 के बीच लेना है, और उसके आधे घंटे बाद आपको सो जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप कभी भी डायबिटिक नहीं होंगे। करके आप देख लीजिए कुछ दिनों के लिए, महीने भर का एक टारगेट लीजिए, करके देख लीजिए। आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर आप ऐसा भोजन करते हो जो आपकी आंतों को रूखापन देता है, तो ये भी डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि आंतें तभी सही से कार्य करती हैं जब आंतों में चिकनापन होता है। और आंतों को रूखा करने वाले भोजन में जो सबसे प्रोमिनेंट है, हर कोई इसका सेवन कर रहा है, वह है गेहूं का आटा। तो आयुर्वेद कहता है गेहूं अमृत है, पर कैसे? दलिए के रूप में गेहूं अमृत है, सूजी के रूप में। परंतु आप उसे आटा बनाएंगे, उसकी मैदा बनाएंगे, तो वह महाभयंकर विषय है। ये आंतों को रूखा करता है, आंतों को संकुचित करता है, डाइजेशन को पुअर कर देता है। और जब डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए धीरे धीरे गेहूं के आटे को अपने लाइफ स्टाइल से निकालकर ज्वार, बाजरा, रागी, मंडवा, मक्का, चावल का आटा या फिर जौ का आटा, इसको अपनाइए। और मैंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला वेद में 4 ऐसे मंत्र हैं जो जौ के महत्व को बताते हैं। तो अपनी डाइट में शुरू शुरू में जौ आटे गेहूं के साथ मिलाकर लेना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे अकेला जौ लेना शुरू कीजिए। सर्दियां आती हैं तो ज्वार बाजरा लीजिए। धीरे धीरे गेहूं की क्वांटिटी को थोड़ा कम कीजिए और दूसरे अनाजों के आटे को बढ़ाइए, और आप देखेंगे डायबिटीज में बहुत हद तक आराम मिलता है। और एक ऐसी चीज है हमारी लाइफ स्टाइल में जो हमें अंग्रेजों ने दी, हमारे ऋषियों ने निषिद्ध इसे किया है, और ये है चाय। चाय एक ऐसी चीज है, जब भी आप पियेंगे, मैं अक्सर बताता हूं कि अगर आप चाय पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं बस एक ही घूंट पीते हैं, एक ही कप पीते हैं, एक ही बार पीते हैं। चाय वो विष है, अगर आप एक बार भी पियोगे और फिर अगर मैं आपको संजीवनी बूटी भी दूं तो वो भी फेल हो जाती है। यानी कि दुनिया का महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, न्यूट्रिशियस से न्यूट्रिशियस भोजन अगर आप करते हैं और बस चाय पी लेते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन शरीर में लगेगा ही नहीं, वो भोजन डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि चाय हमारी आंतों को रूखा कर रही है, चाय हमारे रक्त में एसिडिटी को बढ़ा रही है, हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बना रही है, पाचन को बिगाड़ रही है। इसलिए चाय पीने वाले लोग, इनकी डायबिटीज कभी ठीक ही नहीं होती है। तो चाय बंद कर दीजिए और आप देखिए इतने कंसिडरेबल परिणाम आपको मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कुछ सदस्य तो ऐसे भी हैं हमारे हमसे जुड़े हुए, जिन्हें 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में इतना बड़ा आराम हुआ कि उन्हें खुद ही भरोसा नहीं होता। तो चाय बंद कर दीजिए। और अब जो मैं आपकी डाइट में चीजें बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो आपकी डाइट में कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने इसका विधान नहीं किया, पर एडवर्टीजमेंट के कारण ये हमारी डाइट का हिस्सा बनती चली जा रही हैं, जो हमारे पाचन को कमजोर करती हैं और डायबिटीज को बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहली चीज है भैंस का दूध, आयुर्वेद में निषिद्ध है। भैंस का दूध पचता ही नहीं है, और जो चीज पचेगी नहीं वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। तो इसलिए भैंस का दूध बंद कर दीजिए, ये जहर है, सुपाच्य नहीं होता। आप 30-40 साल तक इसे पचा लेते हो किसी तरह, पर थोड़ा थोड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल बनता ही चला जाता है, और अंततः 50-60 साल की आयु में आ जाकर अचानक हार्ट की समस्याएं आ जाती हैं, अचानक डायबिटीज हो जाता है। तो भैंस का दूध बंद कर दीजिए। और इसी तरह से एक और वस्तु है, ये है सोयाबीन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई किसान हैं तो आप जानते हैं कि सोयाबीन भारत की फसल ही नहीं है, ये यूरोप अमेरिका की फसल है। भारत में इसे कभी उगाया नहीं गया 1960 तक। उसके बाद कुछ आंदोलन चले एडवर्टीजमेंट के कारण, अमेरिका यूरोप ने भारत में सोयाबीन उगाना शुरू किया। लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हरित क्रांति हुई, प्रोटीन 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 की डिमांड बढ़ने लगी, अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई एक झूठी डिमांड, और भारतीयों ने भी सोयाबीन खाना शुरू कर दिया। तो सोयाबीन वह प्रोटीन है
जो हमारे पेट के तापमान पर डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए डायबिटीज बढ़ रही है। जो लोग सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन का दूध, सोयाबीन की चाप, सोयाबीन की नट्स, जितनी भी ये चीजें हैं सुपाच्य नहीं होती, आयुर्वेद में निषिद्ध है, बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में डालडा या रिफाइंड खाया जा रहा है तो अनेकों रिसर्च हैं जो बताती हैं कि इनसे हमारा पाचन कमजोर होता है। विचार कीजिए, एक लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए। हमारी आंतें तभी काम करेंगी जब ये चिकनी होंगी। तो आप शुद्ध तेल अगर पेट में डालेंगे, शुद्ध घी अगर पेट में डालेंगे तो आंतों में चिकनापन आएगा। पर आप ये सोचेंगे कि रिफाइंड ऑयल भी तो चिकना है, डालडा भी तो इतना चिकना है, इसको पेट में डालते हैं, इससे भी आंतें मजबूत होंगी। तो जैसे ही आप रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा खाते हैं तो ये चिकना तो है, पर वो ऐसा चिकनापन है जो आंतों पे नहीं चिपकता, जो आंतों को गरिष्ठता नहीं देता। और करता क्या है, आंतों में थोड़ा बहुत पहले से अगर कुछ चिकनापन है तो रिफाइंड और डालडा उस चिकनेपन को पकड़ता है और बाहर निकाल देता है। यानी कि डालडा और रिफाइंड खाने से आपकी आंतें और भी पहले से अधिक रूखी हो रही हैं, जिसके कारण अनेकों बीमारियां बढ़ रही हैं। तो डालडा, रिफाइंड, भैंस का दूध, सफेद चीनी, सोयाबीन और अंततः अंडा और मांस, ये सब निषिद्ध है आयुर्वेद में। क्योंकि अंडा और मांस में भी वही अवगुण है जो सोयाबीन में है। ये भी पचता नहीं है। इसे पचाने के लिए लोग शराब पीते हैं, बहुत अधिक मात्रा में गरम मसाले खाते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत पचता है। और जो नहीं पचा वही हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। तो ये चीजें आप बंद कर दीजिए, और इसे बंद करते ही आप पाएंगे कि एक फिनोमिनल, एक जबरदस्त बदलाव आपके स्वास्थ्य में आता है। कोई भी बाजार की कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी हो, सभी शुगर से बनती हैं, सभी केमिकल से बनती हैं। बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप देखेंगे आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका डाइजेशन, सभी की शक्ति बढ़ने लगती है, सभी पावरफुल होने लगते हैं। अब मीटिंग के अंतिम बिंदुओं की तरफ ले चलता हूं। ये तो मैंने आपको समस्याएं बताई और ये भी बताया कि क्या नहीं करना, पर करना क्या है अभी से समझ लीजिए। आयुर्वेद में कुछ भोजन हैं, कुछ विशिष्ट औषधियां हैं जो हमारे पाचन को इंप्रूव करती हैं, हमारी डायबिटीज को ठीक करती हैं। तो ऐसी एक वस्तु है जिसे आयुर्वेद में औषधि नहीं है, तो ये भोजन, पर आयुर्वेद में इसे औषधि नहीं, इसे कहा गया महाऔषधि, औषधियों की भी औषधि। तो शरीर तभी सही से कार्य करता है जब शरीर में हमारी आंतें स्निग्ध होती हैं, हमारी नसें स्निग्ध होती हैं, हमारा मस्तिष्क स्निग्ध होता है, हमारा हार्ट स्निग्ध होता है, हमारी जॉइंट्स स्निग्ध होते हैं। और इसे स्निग्ध बनाए रखने के लिए आयुर्वेद कहता है एक ऐसी चिकनाई आपको लेनी है अपने जीवन में जो स्निग्धता तो देती है, साथ ही साथ हमारे शरीर में जाके जहरीले तत्वों को बाहर निकालती है। और ऐसी वही चीज है जिसे आर्य समाजी अग्नि में डालते हैं पूजा करने के लिए, जिसके लिए हम सनातन धर्मी दिए जलाते हैं शुद्ध देसी घी के। तो आयुर्वेद कहता है शुद्ध देसी घी, गाय का घी अग्नि के साथ मिलते ही चमत्कार करता है, एक मिरेकल कर देता है। शुद्ध घी जैसे ही अग्नि के साथ मिलेगा पूरे वातावरण को डिटॉक्स करेगा। आप किसी भी आर्य समाजी से पूछ लो कि आप यज्ञ क्यों करते हो, हवन क्यों करते हो, इतना सारा घी आप आग में डाल रहे हो, इसे बर्बाद कर रहे हो, आप ऐसा क्यों करते हो, तो हर एक आर्य समाजी का यही उत्तर होगा कि यज्ञ करने से प्रदूषण समाप्त होता है, वातावरण शुद्ध होता है। और इसकी साइंस क्या है, साइंस यही है कि घी अग्नि के साथ मिलते ही सारे वातावरण को डिटॉक्स कर देता है, उसकी शक्ति फैल जाती है, क्योंकि घी का काम ही डिटॉक्स करना है। अगर आप बिना अग्नि में नहीं डाल रहे, अग्नि के साथ मिलकर ही घी की ये शक्ति बढ़ती है। अगर आप अग्नि के साथ घी को नहीं मिला रहे तो इसकी शक्ति कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए जब आप ठंडा घी खाते हैं तो ये बीमारियों को पैदा करता है, कफ बना देता है। आप ठंडा घी खाकर देख लीजिए कभी, ठंडे भोजन में घी मिलाकर तब उसे खाकर देखिए, आप बीमार हो जाएंगे। तो घी की एक ताकत है, वो अग्नि के साथ ही आती है।
तो इसलिए आयुर्वेद भी ये कहता है कि अगर आपको अपनी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अनेकों बीमारियां ठीक करनी है तो क्या करो, घी और अग्नि का कॉम्बिनेशन लेना शुरू करो। यानी कि अपने भोजन में, गरम गरम भोजन में घी डालकर आप खाते हैं तो यह भोजन सुपाच्य हो जाता है, भोजन के गुण बढ़ जाते हैं। और अगर इसी घी को आप रात को सोते समय दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, और अगर गाय का दूध नहीं है तो गुनगुने गर्म पानी के साथ आप लेते हैं, तो ये शरीर से सारी डायबिटीज को समाप्त करने में सहायक होता है। आयुर्वेद कहता है फलों में जो मीठा होता है ये सुपाच्य है, ये डायबिटीज बनाता ही नहीं है, फलों का मीठा। तो अगर आप फल खाते हैं, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो फलों पर फोकस कीजिए, फल खाइए। दोपहर के समय अगर आप भरपेट फल खाते हैं, कोई एक तरह का फल, अगर आप मल्टीपल फल एक साथ खाते हैं तो ये जहर बन जाएंगे। कई सज्जन मेरे पास फोन करते हैं कि आपने कहा था फल खाओ, फल खाएं, हमारा तो शुगर लेवल बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, आप फ्रूट चाट खाने लगे। फ्रूट चाट जहर है आयुर्वेद के अनुसार। तो अगर आपको फल खाने हैं दोपहर के समय, तो एक ही तरह का फल खाइए, मीठे फल खाइए। मीठे फल सबसे अधिक, सबसे जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि फलों का मीठा बहुत अधिक सुपाच्य होता है। तो फल एक सुपर फूड है डायबिटिक लोगों के लिए। इसी तरह से फलों का भी जो राजा कहा जाता है यह है आंवला। आंवला बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डायबिटीज को समाप्त करता है, पाचन को बढ़ा देता है। पर इसके साथ एक नियम है, इस नियम को समझ लीजिए। अगर आप आंवला रूखा लेते हैं, या पेट को साफ करने के लिए, पेट को ताकत देने के लिए, पाचन को इंप्रूव करने के लिए कोई भी चूर्ण आप लेकर, अगर आप किसी भी तरह का चूर्ण ले रहे हैं पेट को साफ करने के लिए, तो ये शुरू शुरू में तो अच्छा कार्य करता है, पर धीरे धीरे हमारी आंतों की ताकत को कम करता चला जाता है, आंतों को ड्राई कर देता है। इसलिए आंवला हमारे शरीर के लिए अमृत है। पर कब? जब आंवले के पानी में आप 1 या 2 चम्मच घी मिला कर लेते हैं। घी के साथ आंवला लेते ही ये पाचन को अच्छा कर देता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। और इसी तरह मैंने शुरू में बताया था, भोजन का आरंभ किससे करना? मीठे से करना है। अगर मीठा खाने का मन है तो शुरू में ही खाना है, बाद में नहीं खाना है। और अंत किससे करना है? जब भोजन समाप्त हो जाए, हमारा संतुष्टि हो जाए भोजन से, तो आयुर्वेद कहता है कसैली चीजों का सेवन आवश्यक है। अगर आपने भोजन समाप्त कर दिया और अंत में कसैली चीजें नहीं ली, तो याद रखना वो भोजन 8 घंटे में नहीं, 12, 13, 14, 15 घंटे लेगा पचने में। तो भोजन का अंत करना कसैली वस्तुओं से, यानी कि सौंफ का सेवन भोजन के अंत में करना अनिवार्य है। और सौंफ से भी एक कदम ऊपर होती है हरड़। अगर छोटी हरड़ आप सेवन करते हैं भोजन करने के बाद, 2 हरड़ मुंह में रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा काट काट के चूसते रहिए, आधा घंटा लगेगा। और इस आधे घंटे में ये हमारे भोजन को अधिक मात्रा में पचा देगी, भोजन जल्दी पच जाएगा। कहते हैं आयुर्वेद में सूत्र है कि जो हरड़ होती है ये माँ होती है, दूसरी माँ है हमारी। हमारी माँ के अलग ये माँ की तरह ख्याल रखती है। इसलिए कोई भी मीटिंग में ऐसे मेंबर हैं जिन्हें लगता है उन्हें डायबिटीज अधिक है, तो इन नियमों का पालन कीजिए। भोजन के अंत में हरड़ लेना आरंभ कर दीजिए, 2 हरड़ या फिर सौंफ और हरड़ का कॉम्बिनेशन। जैसे पहले सौंफ ले लिया आपने, 1 चम्मच, आधी चम्मच चबा चबा के अच्छी तरह खा ली, उसके बाद 2 हरड़ भी चूस ली। अगर ऐसा करते हैं तो अगर आप भारी भोजन, गलत भोजन भी कर लेते हैं तो वह भी जल्दी पच जाता है। करके देखिए आप इसे। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे ऋषियों ने हमें सिखाई, हम भूल गए। हमारे ऋषियों ने कहा समाधि अवस्था में जाके कि परमात्मा ने जो ये शरीर बनाया है ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, ये अपने आप को हील करना जानता है, अपने आप को रिकवर करना जानता है। यानी कि हमारी संस्कृति में कभी हॉस्पिटल्स बने ही नहीं, इसीलिए नहीं बने क्योंकि हमारे ऋषि जानते थे कि कैसे बीमार नहीं होना, और हो गए हैं तो कैसे इसे हील करना है। तो हमारे ऋषि कहते हैं
ये शरीर अपने आप को हील कर सकता है, बस इसे हीलिंग के काम पे लगाना है। जैसे ट्रैफिक चल रहा है ना सड़क पर, बहुत अधिक ट्रैफिक है, और मैं अगर आपसे कहूं कि जरा सड़क को साफ कर दो, तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है। आप कहेंगे सड़क बिजी है अभी। अगर सड़क साफ करनी हो तो ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा। ये जो भोजन है ना, ये हमारे लिए वही ट्रैफिक है। और हमारे ऋषि कहते हैं अगर आपने इस ट्रैफिक को रोक दिया कुछ समय के लिए, तो ये जो बॉडी है ये अपने आप को ही रिकवर कर लेती है। यानी कि अब जो मैं कह रहा हूं उसे समझ लीजिए। डायबिटीज बहुत छोटी सी बीमारी है, बीमारी नहीं है, बीमारी की श्रेणी में नहीं आती। मैं कहता हूं अगर आपने इस ट्रैफिक को रोक दिया, कैंसर भी ठीक हो जाएगा। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता संसार में। तो आपको करना क्या है, अगर किसी को भी लगे डायबिटीज है, अधिक हो रही है, तो एक समय का भोजन लांग दीजिए, स्किप कर दीजिए। और इसे ही आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधम। पर सनातन धर्मियों को इतना मूर्ख बनाया गया कि सनातन धर्मी भोजन लांघता भी है, तो किस समय का लांघता है? सुबह का लांघता है। हम उपवास सुबह करते हैं, हम व्रत सुबह करते हैं, और जैसे ही रात्रि होती है भरपेट खाना खा के सो जाते हैं। तो जितना भी हमने अच्छा कार्य किया सब न्यूट्रलाइज हो गया, सब मिट्टी पड़ गई इस पर। आयुर्वेद कहता है लांघने का, लंघन करने का भी एक समय है। कब? शाम का भोजन लांघना है। क्योंकि शाम को अगर आपने भोजन स्किप कर दिया, तो ये रात भर 16 घंटे और दिन में 8 घंटे का समय जो रहता है, शरीर अपने आप को रिकवर रिकवर करने में लगा देता है। तो शाम को आप हल्का फुल्का भोजन कर लीजिए, भारी भी कर सकते हैं, परंतु उसके बाद अगला समय का भोजन आप लांग दीजिए, और ऐसा करते ही शरीर अपने आप को रिकवर करेगा। और इस खोज के लिए आधुनिक समय में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हमें दिए, परंतु अब आधुनिक साइंस भी इस पर कार्य करता है। ऑटोफैजी से कहते हैं, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये सब जो चीजें थी, ये सब टाइप 2 डायबिटीज के लिए थी, अर्थात डिसऑर्डर। इस ऑर्डर को सही कर लीजिए, आपका जो डायबिटीज है ठीक हो जाएगी। अब आते हैं एक ऐसी बीमारी पर जो समाज में बहुत कम है पर धीरे धीरे बढ़ रही है। इसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। कि हमारा जो इंसुलिन है ये नहीं निकलना बंद हो गया, ये है ही नहीं, हमारा पैनक्रियाज ही डेड हो गया। और आपको जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि टाइप 1 डायबिटीज जन्म से हो रही है, पैदा हुए बच्चों को हो रही है। अब यहां से विचार कीजिए, वह परमात्मा जिसने अपनी बुद्धि से सारे संसार को बनाया, सारे मनुष्य को बनाया, वो बीमार बच्चे क्यों पैदा करेगा? तो याद रखना, बीमार बच्चे परमात्मा का निर्माण नहीं है। बीमार बच्चे उन माता पिता के गलत भोजन का दुष्परिणाम है, जो वो अनजाने में करते चले आए हैं जब बालक गर्भ में था माँ के। उन्हीं को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज उन्हीं के बच्चों को हो रही है जिनकी माताएं गर्भ में शिशु पल रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हैं, चाइनीज फूड खा रही हैं, केमिकल्स का सेवन कर रही हैं, चीनी खा रही हैं, भैंस का दूध पी रही हैं, हैवी डाइट ले रही हैं। उन्हीं के बच्चों का पैनक्रियास जन्म से ही डाउन हो जाता है। वह उस भोजन से बने रस का पाचन ही नहीं कर पाता, पैनक्रियास डाउन हो जाता है। कभी कभी ये पैनक्रियास की समस्या बड़े होने पर भी आती है, पर आजकल छोटे बच्चों को भी आ रही है। तो ये है वास्तव में असली बीमारी। तो आयुर्वेद कहता है तो अत्यधिक जटिल, पर इसे भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए करना क्या होता है? जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उन्हें तो दूर करना ही है, लाइफ को ऑर्डर के साथ जीना है। प्लस कुछ औषधियां हैं, जैसे विजय सार एक वृक्ष होता है, उसकी छाल होती है, उसका चूर्ण लेना है, जामुन लेना है, करेला, मेथी, इस तरह की चीजों का सेवन आपको करना है खाली पेट। अगर आप करते हैं तो ये चीजें हमारे पैनक्रियास को बूस्ट करती हैं, उसको उसको रिवाइव करने का प्रयास करती हैं। इसके बाद व्यायाम तो है ही, क्योंकि आयुर्वेद कहता है व्यायाम करने से हमारा पाचन अच्छा होता है, व्यायाम करना चाहिए। और प्राणायाम, ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर आप सांसों को रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, प्राणायाम की परिभाषा भी यही है, श्वास प्रश्वास और
गति विच्छेद है। अगर आप सांसों को रोक कर बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, जैसे आपने सांस ली और बाहर फेंक दी और रोक कर बैठ गए, पेट को अंदर कर लिया, अगर इस पोजीशन में आप लगभग 10 बार बैठ जाते हैं तो आपका पैनक्रियाज एक्टिव होने लगता है। और इसी तरह आभ्यंतर प्राणायाम, सांसों को भीतर भरना है, रोक कर बैठ जाना है। अगर आप सांसों को रोक कर बैठेंगे तो ऋषि पतंजलि के अनुसार ये प्राणायाम है और ये करने से समस्त रोग भस्म किए जा सकते हैं। व्यायाम में जो अभी बहन जी बता रही थी, मंडूक मुद्रा, वह पैनक्रियाज, वह मरे हुए पैनक्रियाज को भी जीवित करने में सहायक होती है। तो आपके परिचय में अगर कोई भी ऐसे सज्जन है, ऐसा बालक है जिसे टाइप 1 डायबिटीज है, तो उन्हें ये चीजें खिलाइए, दवाइयाँ दीजिए, प्राणायाम करवाइए, मंडूक मुद्रा का अभ्यास करवाइए, और ऐसी जितनी भी मुद्राएं जिसमें शरीर को ट्विस्ट किया जा सके, जैसे मैं अभी करके बता रहा हूँ, ट्विस्ट किया जा सके, ट्विस्ट करने वाली जो एक्सरसाइज हैं, इन मुद्राओं में अगर आप रहते हैं कुछ समय तो ये हमारे पैनक्रियास को रिवाइव करने में मदद करती हैं। तो ये आज की क्लास के बिंदु थे, यहाँ पर विषय समाप्त होता है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इन बिंदुओं को लेकर, मैंने टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज को कवर करने का प्रयास किया है कि लॉजिक से, तर्क से समझाया जाए। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ लीजिए अनम्यूट करके। जी आचार्य दिव्य प्रकाश जी, नमस्कार। नमस्ते जी। मैं भिवानी से बोल रहा हूँ, डॉक्टर केसी वर्मा, नेचुरोपैथ। जी जी। बहुत सारी बातें आयुर्वेद संगत आपने बताई और बहुत ठीक हैं, उनका पालन करना ही चाहिए। लेकिन दो बातें मैं समझ नहीं पाया हूँ। एक तो आयुर्वेद में वर्णित है, मैं भी जानता हूँ कि मीठे का सेवन खाने से पहले करना चाहिए, लेकिन आज के विज्ञान से देखें या अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही हम मीठे का सेवन करते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, ब्लड में जाता है, इमीडिएट इन पेनक्रियास से इंसुलिन बाहर आती है, और वो इंसुलिन स्पाइक इतना ज्यादा होता है कि वो उसको ब्लड सेल में डालने का प्रयत्न करता है, फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि सेल उसे रिसीव करना बंद कर देते हैं। दैट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है, और उसके कारण ही सारी बीमारियां आगे जन्म लेती है। ये आधुनिकता की मान्यता आयुर्वेद ने समझी थी या नहीं समझी थी, या उस समय के समाज के जो नियम थे या समाज की जो व्यवस्था थी या शरीर की जो फिजियोलॉजी थी वो इस प्रकार की थी कि ये कहा गया कि मीठा पहले खाएं। ये बात आप मुझे समझाएं। दूसरी बात ये है कि आपने भी कहा और कई लोग भी कहते हैं कि फ्रूट्स खाइए, जितना खा सकते हैं, सुपाच्य है, जल्दी पच जाते हैं। तो फलों में भी फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये तीनों ही के तीनों इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और बहुत तेजी से स्पाइक करते हैं। तो क्या हमें इनको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये दो बातें मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए वर्मा जी, मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। केवल मैंने क्या किया, लोगों को लाइफ स्टाइल संबंधी चीजें बताई और अनेकों बीमारियां ठीक होने लगी। तो कारण क्या है, जैसे आपने कहा मिश्री खाने से ऐसा क्यों हो रहा है, कारण सिर्फ वही है कि हमारे पास आयुर्वेद में जो लिखा है हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। जब उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन का रास्ता खुलेगा, एनालिसिस हमें करना पड़ेगा कि फिर ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने ये देखा क्यों हुआ तो पता चला कि लोग जो मीठा खा रहे हैं वही गड़बड़ है। जो मिश्री लोग खा रहे हैं ना घरों में, वो चीनी से बनती है। जो हमारे पास मिश्री है, जो मैं खाता हूं मिश्री, वो खांड से बनती है। उसे तो हम डायबिटिक लोगों को भी दे रहे हैं तो भी शुगर स्पाइक नहीं होती है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि फलों को खाने से होती है, तो जो फल कार्बेट से पके होते हैं, कार्बाइड से पके होते हैं, नेचुरल नहीं होते, उन्हें खाने से डेफिनेटली शुगर स्पाइक होती है। और दूसरा, फल खाने का समय,
हम फल अगर शाम के समय खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। हम फलों को मिक्स करके खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। हम बेमौसमी फल खाएंगे, जैसे हमारी एक आदत है 24 मतलब 12 महीने सेब खाना। सेब सर्दियों का फल है, सर्दियों में खाएंगे तभी डाइजेस्ट होगा। इसी तरह गर्मियों के फल अलग हैं, सर्दियों के अलग हैं। तो थोड़ा सा फल खाने का, मीठा खाने का जो नियम है इसके अनुसार शुद्ध हो और नियमों के अनुसार हो। फिर एक बार फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए, शायद अच्छे रिजल्ट मिल जाए। करके एक बार देखिए। अन्य कोई प्रश्न? क्योंकि मैं तो इन्हीं से रिजल्ट ले रहा हूँ। जी हेलो। कोई? जी जी कोई? मेरे को ये पूछना था डॉक्टर कि एक तो पहली चीज आपने बहुत अच्छा बताया, मेरे लिए तो एकदम ही अलार्मिंग जैसा था। और हमारा हेरिडिटी है डायबिटीज का थोड़ा। मेरे को अभी है नहीं, पर कुछ साल पहले बॉर्डर लाइन डायबिटीज था। थायराइड भी बॉर्डर लाइन था। तो मुझे ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ कि चीनी नहीं खानी है, तो जो हम्म, सुबह मीठा खाना है वो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने कहा दिन के समय में फलों का सेवन करें, लेकिन सिर्फ एक ही प्रकार का फल खाएं। तो जी अब मान लीजिए आदत पड़ी हुई है, मैं तो वैसे भी फल बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अगर आदत सुधारने के हिसाब से सोचते हैं कि फल खाना है, तो ऐसा लगता है जरा सा अनार है, जरा सा सेब है, जरा सा पपीता है, तो मिक्स करके नहीं खाएं तो क्या अंतराल जैसे कितने टाइम पे खाया जाए, उस तरीके का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्योंकि मेरा पेट बहुत खराब रहता है आईबीएस के तरीके से। और मतलब भोजन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट जी एटलीस्ट ये दो सवाल अगर आप स्पष्ट जी। कर सकें। देखिए पहली चीज़ तो ये है, जैसे आपको आईबीएस है तो मेरी स्पेशल आईबीएस पे भी क्लास होती है, आगे कभी ले लेंगे उसी के ऊपर। ठीक है ना? दूसरा, फल एक बार खाने, फलों को पूरी तरह डाइजेस्ट होने में, क्योंकि फल बहुत सुपाच्य होता है, उसे डाइजेस्ट होने में 3 घंटे का समय लगता है। तो फल खाने का जो आयुर्वेद में समय है, अपने लॉजिक से अगर सोचें तो सूर्यास्त के आसपास फल नहीं खाने, क्योंकि फलों में खट्टापन होता है। तो शाम को फल खाने ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है शाम को फल खाने का। सलाद खाना शाम को जहर के समान है। तो फल खाने के दो ही समय बचे, एक दोपहर को और एक सुबह सुबह। तो सुबह के भोजन को कहा गया 56 भोग, षड रस। तो सुबह को भोजन के साथ फल खाए जा सकते हैं। तो सुबह पर एक बार में एक ही तरह का फल खाना है, या तो कोई सलाद लेना है या फल लेना है। और दोपहर को भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों समय के बीच अंतर कितना हो गया? लगभग 4 घंटे का। तो लगभग 3 घंटे के डिफरेंस के बाद आप फल खा सकते हैं। एक फल, अगर आप किसी दिन भोजन करना ही नहीं चाह रहे, फल ही खाना चाह रहे हैं, तो सुबह को कोई एक फल ले लीजिए, दोपहर को कोई दूसरा फल ले लीजिए। उसके बाद फल खाने का समय ही नहीं होता, दो ही नहीं, समय जैसे है। 12 से 4 का अगर समय हम ले फल खाने के लिए, तो 12 से 4 में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी का आधे एक घंटे के गैप पे दो तीन फल नहीं खा सकते? देखिए तीसरे पहर में फल खाने का विधान, तीसरे पहर की समाप्ति से पहले पहले फल खा लेने हैं, यानी कि 2-2:30 बजे तक आपको फल खा लेने हैं, उसके बाद नहीं खाने हैं। तो सुबह 10 बजे खा लीजिए, दोपहर को 2 बजे खा ली, कुल मिला के 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? और सुबह का मीठा क्या हाँ, क्या ऑप्शन? सुबह का मीठे का ऑप्शन है, सबसे प्यारा मीठा जो आयुर्वेद में वरदान है, सुबह को उसी से भोजन करें, तो वह है गुड़। गुड़ की छोटी सी डली आप खा लीजिए, या फिर बूरा जो होता है, मतलब कोई भी मीठा जिसमें लालिमा है, लाल बूरा। लाल शक्कर, आपने देखा हो हरियाणा क्षेत्र के लोग, राजस्थान हरियाणा, वो गुड़ चावल लेते हैं, शक्कर। उसमें खूब सारा शक्कर डालते हैं, सर्दियों में शक्कर, और गर्मियाँ आती है तो बूरा। पर ये लाल ही होना चाहिए। और शुरुआत ही घी मिला के बूरा खाते हैं। मैं यूपी से हूँ, यूपी में भी यही परंपरा है। तो आप गुड़ से शुरुआत, जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो गज्जक जो होती है, गुड़ की गज्जक, तो गज्जक से शुरुआत कीजिए। और अंत कसैली चीजों से, हरड़ या फिर सौंफ से। अन्य कोई प्रश्न? और जिसको भी डायबिटीज 150 से नीचे है खाली पेट, तो आयुर्वेद के अनुसार प्रसन्न हो जाइए, आपको डायबिटीज है ही नहीं।
वो डराया गया है अंग्रेजों द्वारा बस, ताकि आप दवाइयों की तरफ भागे, इंसुलिन की तरफ भागे। जिसे 150 तक है घबराना ही नहीं, बस 150 से ऊपर ना जाए इसका प्रयास रखना। अन्य कोई सदस्य, कोई प्रश्न है? इसमें डॉक्टर देवी प्रकाश जी, जो वॉक की भी बड़ी चर्चा, जैसे जैसे डायबिटीज होती है कि इतने समय वॉक करना चाहिए, उस संदर्भ में योग और वॉक, विशेष रूप से वॉक के बारे में। मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने शब्द प्रयोग किया व्यायाम। तो व्यायाम तो करना ही है, वॉक भी व्यायाम में ही आता है। अब वॉक करने के कुछ नियम हैं, स्पेशली वॉक के नियम बता देता हूँ, सभी सदस्य ध्यान से सुने। हमारी क्या आदत है आजकल कि हम खाना खाते हैं, ऑफिस में भी जो लोग जाते हैं, आपने खाना खाया और तुरंत वॉक करने लगते हैं। तो अच्छा, पहले समय में देखिए, पहले समय में एक तो हम बैठकर भोजन करते थे रसोई में, और जब हम भोजन कर लेते थे तो थोड़ी देर बैठकर वहीं पर अपनी माताओं से, अपनी घर की स्त्रियों से बातें करते थे, फिर उठ कर जाते थे। तो पहला नियम, खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी है। 5-10 मिनट उसी पोजीशन में बैठ जाइए, या 5-10 मिनट लेट जाइए बाई करवट, उसके बाद वॉक करनी है तो धीमी गति से ही वॉक कीजिए। वॉक खाना खाने के बाद तेज गति से नहीं करनी। हाँ, वॉक करने से भोजन को पचने में आसानी होती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वॉक अगर करते हैं तो सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ जाता है, तो वज्रासन कर लें। उनकी बात भी सही है पर आधी सही है। तो खाना खाने के बाद आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, खाना खाने के साथ वॉक भी कर सकते हैं। जब भी हम वॉक करेंगे ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ तो जाएगा, पर पेट से होते हुए ही जाएगा, तो डाइजेशन को ताकत मिलती है। तो वॉक करना चाहिए। और स्पेशली जो हमारी इवनिंग डाइट होती है, जो डिनर होता है, जो हमें लगभग 5 बजे लेना है, उसके बाद तो हमें धीमी गति से वॉक करनी ही चाहिए। वॉक करना बहुत जरूरी है। जी, अन्य कोई प्रश्न? बस तेज गति से नहीं करनी है, और खाना खाते ही एकदम वॉक करने नहीं भाग जाना है। पहले 5-10 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए, फिर वॉक कीजिए। अन्य कोई प्रश्न किसी के मन में? नमस्कार, वेरी वेल कवर्ड। आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। दैट्स वंडरफुल थिंग। एक चीज आपने बीच में ये बोल दिया कि खाना खाने के बाद बाएं करवट लेकर के थोड़ी देर लेट जाना। आई थिंक खाना खाने के बाद लेटना या चारपाई पे जाना तो निषिद्ध है। वो करने से डाइजेशन खराब होता है, जो मैं आज तक समझ पाया हूँ। इसके ऊपर जरा बताइए। देखिए, हो सकता है आपकी बात सही हो अगर आपने कहीं स्टडी किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कुछ आयुर्वेदाचार्यों के मुंह से सुनी है। और लॉजिक भी ये कहता है कि खाना खाने के बाद पाचन इस तरफ ही होता है, बाईं तरफ ही होता है, इसलिए थोड़ी देर, लगभग आधा घंटा लेटा जा सकता है। और ऐसा कोई सूत्र मुझे मिला भी नहीं कि नहीं लेटना है। हाँ, वज्रासन में बैठने का विधान है, पर लेटना भी मना नहीं किया गया। राजीव दीक्षित जी भी इसके बारे में बोलते हैं कि बाईं तरफ बाईं करवट करके लेट सकते हैं। जो गलत है वो ये है कि खाना खाते ही सो जाना, वो गलत है। तो शायद हो सकता है सो जाना और लेटने में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो मैं लेटने को तो गलत नहीं कहूंगा। हाँ, खाना खाते ही सो जाना वो गलत है। थोड़ी देर लेटना चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। जी, अन्य कोई प्रश्न? और एक खाना खाते समय उसके दौरान में पानी पीने पे भी कुछ है कि नहीं? जी, बिल्कुल। खाते हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, राजीव दीक्षित जी ने इस पर व्याख्यान दिया कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। परंतु आजकल के आधुनिक आयुर्वेदाचार्य या मॉडर्न न्यूट्रिनिस्ट उनकी इस बात को गलत सिद्ध कर रहे हैं। तो हुआ क्या, राजीव दीक्षित जी से ये व्याख्यान देते समय एक छोटी सी भूल हुई जिसका बतंगड़ बनाया जा रहा है। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए था कि अगर आप भोजन चबा चबा कर करते हैं तो पानी की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु हाँ, आवश्यकता पड़ रही है तो बिल्कुल पीना चाहिए, और कम मात्रा में पीना चाहिए। तो ये जो आधुनिक लोग हैं वो इस बात को पकड़ कर बैठे हैं कि अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है कि भोजन के बीच बीच में पानी पीना चाहिए। पर वो इसलिए लिखा हुआ है अगर आप चबा चबा कर नहीं खा रहे हैं। मैं चबा चबा कर भोजन करता हूं और उसके
करने के कारण मुझे पानी की नीड ही नहीं महसूस होती। तो जिन्हें नीड महसूस होती है उन्हें जरूर लेना चाहिए, पर जो भोजन को पानी की तरह ही चबा चबा कर खा रहे हैं उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, दोनों ही बात सही है, भोजन के बीच में हल्की मात्रा में पानी ले लेना चाहिए। अन्य कोई प्रश्न? बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अन्य प्रश्न किसी सदस्य के? तो दीप जी आप धन्यवाद करें। दीपन जी। अभी हैं क्या दीप जी? जी हैं शायद, वीडियो ऑफ है उनका। दीप जी। जी जी जी, मैं हूँ एक्चुअली में। सर, मेरा एक क्वेश्चन भी है साथ में, दिव्य प्रकाश जी। जैसे लोग फास्टिंग करते हैं, लंघन की आपने जो बताया, या हम कोई किसी हिसाब से यदि कहीं कभी व्रत रखते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि फल खाना चाहिए व्रत के दिन, या मतलब कोई चीजें कुछ इस तरह के जो फूड हैं वो आप ले सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, उपवास में कुछ लेना चाहिए या बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना चाहिए? छोटा सा नियम है, कभी भी व्रत के समय खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। क्योंकि हमारा हमारा मोटिव क्या है, हमारी आंतों को ताकत मिले, और खट्टी चीजें आंतों को थोड़ा कमजोर करती हैं, रूखा बनाती हैं। तो आप फल लेना चाहें ले सकते हैं, पर मीठे फल ही लेने हैं। तो मीठे फल लिए जा सकते हैं, और कभी भी फल शाम के समय नहीं लेने, आप दोपहर में ले सकते हैं। तो लंघन करने का अर्थ बिल्कुल भूखे रहना भी नहीं है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से लंघन किया जाता है। पर एक स्वस्थ व्यक्ति अगर लंघन करना चाहता है तो उसे सुबह के समय हल्का फुल्का भोजन कर लेना चाहिए, हल्का फुल्का, और दोपहर में फल ले और शाम को कुछ भी ना खाए। रात को सोते समय गर्म पानी में 2 चम्मच घी डालकर सो जाए। ऐसा करते ही आंतों को ताकत मिलती है। तो हल्का भोजन करें। मीठे फल लिए जा सकते हैं, कोई एक तरह का फल लिया जा सकता है, इससे कोई समस्या नहीं है। खट्टे फल, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है पूरे दिन उपवास करेंगे और शाम को उपवास किस चीज से तोड़ेंगे, मौसम्मी का जूस पीकर, तो वो और बड़ा विष हो जाता है। जैसे टीवी पर भी आप देखते हैं बड़े बड़े नेता अनशन तोड़ते हैं तो जूस पीते हैं। तो जूस पीकर कभी व्रत नहीं तोड़ना। व्रत हमेशा तोड़ा जाता है खीर का सेवन करके, और उसमें खीर के साथ घी मिला होता है, यानी तरावट वाली चीजें। आपको व्रत के बाद अगर कुछ खाना है तो मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। इतनी खिचड़ी और इतना ही घी, इतनी खीर और इतना ही घी। तो इस तरह की चीजें लेते हैं जो हमारी आंतों को, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो आंखें रूखी रूखी होने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं। तो हमें उसके बाद इसमें स्निग्धता देनी चाहिए। तो इसलिए दूध भी ले सकते हैं, व्रत को तोड़ते समय दूध लेना है पर घी मिलाकर, तो स्निग्धता बनी रहती है। तो ये नहीं। मेरा एक प्रश्न था इसमें कि जी आंवले के साथ आपने घी बताया, जी तो आंवले बिल्कुल। का रस जैसे पीते हैं तो उसमें गरम घी करके जी डालो, तो इसमें गरम घी कैसे डालेंगे अपन, नहीं और नहीं, आंवले के साथ घी कैसे आ, लेंगे? आंवले के रस को पानी में मिला लीजिए और उस पानी को गर्म कर लीजिए। उस गर्म अच्छा, पानी में 1 कप पानी में 2 चम्मच घी मिलाकर इसे सुबह सुबह लेना शुरू कीजिए या रात को सोते समय। जी ठीक है, मतलब उस आंवले के रस को थोड़ा गर्म कर लें, बिल्कुल, गर्म है ना? पानी में उस ही इसमें घी अमृत बनेगा, ठंडे में नहीं। हाँ, वो वही तो मैं कंफ्यूजन पड़ गया, तो मैंने कि ला पूछूं यार। ठीक है जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम, हमारे बीच में आदरणीय शांता तनिजा दीदी जुड़ी हुई है। मैं उनसे अनुरोध करेंगे कुछ शब्द आप बोलें। आदरणीय शांता तनिजा दीदी, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं दीदी। आप म्यूट हैं शांता तनिजा दीदी। अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। म्यूट हैं आप। आवाज नहीं आ रही। नहीं हो सकता, आवाज उनसे वो हो नहीं पा रहा हो। हाँ, म्यूट नहीं हो पा रही हैं जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दीप जी धन्यवाद देते हैं, है ना।
दीपन जी आप थैंक यू। धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी इतनी अच्छी जानकारियां दी। तो मेरे ख्याल से यदि लोग इस पर अमल करेंगे तो काफी अच्छा प्रभाव रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने सुंदर और इस जटिल विषय पर इतना अच्छा व्याख्यान दिया। क्लास को समापन करने से पहले मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम के उच्चारण के बाद शांति पाठ कर लेते हैं। हरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उस क्षण इस शांति को महसूस करें। आपके चारों ओर का वातावरण, आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। ईश्वर को धन्यवाद करें और सभी जो इस पटल पर आज जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ें, घर्षण करें, तेजी से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 सुंदर।